गुड इवनिंग, कैसे हो आप सभी। आपके अपने चैनल क्लास इंग्लिश में आप सभी का स्वागत है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ABCD से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो ABCD से स्टार्ट करने का ये मतलब नहीं है कि मैं आपको ABCD सिखाने जा रही हूँ, A से लेकर Z तक सिखाने जा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो एक बात बताओ, इंग्लिश में टोटल साउंड्स कितने हैं? टोटल साउंड्स एंड टोटल लेटर्स कितने हैं? बता सकते हो कोई? देखो, टोटल साउंड जो हैं आपके वो 44 हैं, और लेटर्स ये तो सबको पता होगा 26। और 44 साउंड जो है वो कैसे हैं, आपके मन में आता होगा कि जब लेटर्स 26 हैं तो साउंड कैसे 44 है। तो आप खुद ही बोल के समझ जाओगे। एक एग्जांपल लो, कोई भी लेटर उठाओ, कोई भी एक लेटर उठाओ। जैसे मैं ओ उठा रही हूँ, इससे 3 वर्ड बना के देखो आप खुद, और उसे बोल के देखो डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस होते हैं या नहीं। मैंने ओ को लिया है, आप कोई भी लेके देख लो। ठीक है, देखो इसमें जब आप बोल के देखो एक बार, जॉब, ओन, और यहाँ जो ओ का 3 बार ही साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, वो अलग अलग है या नहीं है? अलग है ना। तो इसलिए 44 साउंड हैं और 26 लेटर्स हैं। साउंड भी 3 टाइप के होते हैं आपके, लॉन्ग साउंड, शॉर्ट साउंड एंड लेजी साउंड। इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हो। क्या इसको क्या पढ़ते हो आप? सीट और सिट। सीट पढ़ते हो ना, खुद ब खुद बोल के ट्राई करो ना, आपको पता चल जाएगा कि ये लॉन्ग साउंड है, शॉर्ट साउंड है, लेजी साउंड है। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ये सब कि कहीं भी कुछ भी पूछ लेता है कोई, ये बेसिक है। एक तरह से आप नींव डाल रहे हो, जैसी नींव डालोगे वैसी इमारतें तैयार होंगी। ओके, तो एक बार मैं ये BBA फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर देख रही थी, जिसमें ये पूछा हुआ था कि टोटल साउंड कितने हैं, और बच्चों ने सब ने लगभग ये 26 लेटर्स को समझ के 26 पे आंसर ट्रिक किया, पर वो सबका गलत हुआ है, लगभग सबका गलत हुआ है। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि 44 साउंड्स हैं, ये याद रखना, साउंड्स लेटर्स अलग हैं। ओके, तो मैं क्या एग्जाम्पल बता रही थी ना आपको, ये एंड टुडे। आप बोल के देखो, सीट, सिट, लेजी साउंड में आपका टुडे। एक एग्जाम्पल आप देखना से रिलेटेड, आई वॉन्ट अ सीट टू राइट एन एप्लीकेशन। ओके, तो यहाँ पे आप क्या बोलते हैं? आई वॉन्ट अ सीट। ये आप जब बोलने चालने में के यूज करोगे ना, तब आपके बहुत यूज आने वाला है ये। जैसे आई वॉन्ट अ सीट टू राइट एन एप्लीकेशन, नॉट, ये ऐसे नहीं बोलोगे आपकी आई वॉन्ट अ सीट टू राइट एन एप्लीकेशन। तो ये बिहेवियरल इंग्लिश में आपके काम आएगा। ये देखो, अब ये बताना आप 26 लेटर्स को आप क्या कहते हो? अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेट्स। मैं यूं ही कुछ नहीं पूछूंगी आपसे, जो आपके क्वेश्चन पेपर में आ रहा है वही पूछूंगी। आप ये बताना, अल्फ़ाबेट बोलते हो या इसको अल्फ़ाबेट्स बोलते हो? नॉर्मली आपके दिमाग में आ ही रहा होगा कि ये लेटर्स हैं, 26 हैं, तो ये अल्फ़ाबेट्स ही होंगे। पर ऐसा नहीं है। ये 26 जो लेटर्स हैं उसे एक कंबाइंड फॉर्म में हम अल्फ़ाबेट बोलते हैं, अल्फ़ाबेट। ओके, अल्फ़ाबेट्स नहीं बोलते हैं। और ये आपके SSC CGL में आया हुआ क्वेश्चन है।
ये अल्फ़ाबेट एंड अल्फ़ाबेट्स में इन्होंने एरर करके क्वेश्चन पूछा था। ओके, इसलिए ध्यान रखना हमेशा। लेटर्स 26 हैं, पर अल्फ़ाबेट जो है वो 26 लेटर्स का एक यूनिट है। ओके, गॉट इट। चलो, तो ये 26 लेटर्स में ये कॉन्सोनेंट्स, वॉवेल्स, इन सब चीज़ से तो आप अवेयर होंगे, फिर भी मैं एक बार बताना चाहूँगी। वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट्स, कितने वॉवेल्स? A E I O U, 5। तो कॉन्सोनेंट्स कितने हो जाएंगे बताओ? BCD एंड एक्सेट्रा 21 कॉन्सोनेंट्स हैं। ओके, अब देखो, ये जो आपके लेटर्स कहीं आसमान से तो कुछ टपकता नहीं है जिससे कि कोई वर्ड बन जाता है। यही जो 26 आपके लेटर्स चल रहे हैं घूम फिर के, सारा वर्ड उसी से बना हुआ है। ओके, तो ये जब आप 26 लेटर्स को एक मीनिंगफुल अरेंजमेंट दोगे तो वही वर्ड बनता है। इस बात पे ध्यान रखना, मैं मीनिंगफुल अरेंजमेंट बोल रही हूँ। ओके, मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ लेटर। एग्जाम्पल, तो ये देखना, कैट। इसको जब आपने ये मीनिंगफुली अरेंज किया है तो ये कैट का तो मीनिंग आ रहा है, पर इसी को अगर आप ये लिखते हो ACTTCA, इसका कोई मीनिंग है क्या? कोई भी लेटर को कहीं भी लिख दोगे उससे वो कोई वर्ड फॉर्मेशन उसकी नहीं होती है। अब ये आप नहीं कहोगे कि कई जगह तो हमने ऐसा देखा है, तो वो अब्रीविएशन होता है, उसे हम लेटर में काउंट नहीं करते हैं। ओके, वो लेटर नहीं है, वो अब्रीविएशन है। किसी भी वर्ड का, किसी भी चीज़ का वो शॉर्ट फॉर्म होता है, तो उसे आप वर्ड नहीं बोल सकते। इसलिए यहाँ पे ये वर्ड है और मीनिंगफुल अरेंजमेंट है लेटर का। आगे बढ़ते हैं। जब आप डिफरेंट वर्ड जब मिलते हैं तो वो किसका फॉर्मेशन करते हैं? वो फ्रेज बनाते हैं। ओके, और एक बात, ये फ्रेज आप पढ़ते आ रहे हो बचपन से, इडियम्स एंड फ्रेजेस, कभी सोचा है कि इसमें डिफरेंसेस क्या हैं, या क्या मतलब कि क्यों इसको इडियम्स बोल रहे हैं, उनको उसको फ्रेज बोल रहे हैं? फ्रेज है क्या? सेंटेंस में जब यूज हो रहा है तो कौन सा फ्रेज है, कौन सा क्लाउज है, ये आपने कभी सोचने की कोशिश की है? तो हर चीज़ को सोच के चलना है। हर चीज़, ये यूज हुआ है तो क्यों हुआ है, इसकी ज़रूरत क्या है यहाँ सेंटेंस में है। जब यहाँ तक पहुँचोगे तभी कुछ हासिल कर पाओगे, वरना कुछ भी नहीं हो सकता। फ्रेज क्या है बता सकता है कोई? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग। इसको ये भी कह सकते हो आप, एक डेफिनेशन और दे सकते हो इसका। ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट सब्जेक्ट वर्ब कंपोनेंट्स। फ्रेज के पास अपना कोई सब्जेक्ट या वर्ब नहीं होता है और ना ही ये कंप्लीट मीनिंग देता है। कोई भी वर्ड आप एक साथ जोड़ के बोलोगे ना तो वो फ्रेज बन जाएगा। ओके, एग्जाम्पल, राम एंड श्याम, ये भी फ्रेज है, ये भी फ्रेज है। सीता एंड गीता, ये भी फ्रेज है। इसके पास आपको कहीं वो ये सब्जेक्ट एंड वर्ब दिख रहा है क्या, या इसकी कोई मीनिंग आ रही है क्या? बताओ, कोई कंप्लीट मीनिंग है क्या इसकी? नहीं है ना, तो इसलिए ये फ्रेज है। अच्छा, ईडियम्स कोई बता सकता है ईडियम्स क्या होता है? लगे हाथ ईडियम्स भी जरा समझ लें हम, है ना।
ईडियम्स बताओ। ईडियम डज नॉट हैव अ लिटरल मीनिंग। लिटरल मीनिंग मीन्स की उसकी जो मीनिंग होती है वो हिडन होती है। ओके, आप उसकी मीनिंग को डेसिफर करते हो सेंटेंस के मूड को देख के, कि सेंटेंस का मूड क्या है, सेंटेंस क्या कहने की कोशिश कर रहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में है, ये देख के आप डेसिफर कर सकते हो कि ये हो सकता है। पर उसका कोई मीनिंग आपका सामने से नहीं होता है, वो हिडन होता है जब भी होता है। चलो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं हम। डज नॉट हैव अ लिटरल मीनिंग। बहुत बार बोलते होगे, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। तो इसका क्या मतलब है? आसमान से कुत्ते बिल्लियां बरस रही हैं क्या? ऐसा नहीं है ना। इसका हिडन मीनिंग है, वो आपको डेसिफर कर रहे हैं। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, वो सुने होंगे ना, मूसलाधार बारिश। कैट्स एंड डॉग्स का मतलब वही है यहाँ पे, मूसलाधार बारिश। ओके, कोई चूहे बिल्लियाँ ये सब नहीं बरसती हैं आसमान से। वहीं जब इसको आप इस सेंटेंस में देखना, ही लव्स कैट्स एंड डॉग्स, तो यहाँ पे जो है इसका मीनिंग आप देख के ही सेंटेंस को बता सकते हो कि उसे कुत्ते बिल्लियों से प्यार है। ओके, उसे कुत्ते बिल्लियों से प्यार है, तो ये यहाँ पे क्या है? फ्रेज है। ओके, ये ईडियम्स है। समझ पा रहे हो? इसका मीनिंग जो है आपके सामने आपको दिख रहा है, पर इसका मीनिंग आपको नहीं दिख रहा है कि क्या है। आप इसका आपको डेशिफर करना है कि ये इसका मीनिंग क्या होगा ईडियम्स का, तभी आके संभव है कुछ। चलो, तो इससे आप क्या एक नोट बता सकते हो आप कि इससे आप क्या पता कर पाए हो ईडियम्स एंड फ्रेजेस से? देखो, ऑल ईडियम्स आर phrases, but not all phrases are idioms. अंडरस्टूड? देखो, ये यूज होता है और कई बार आप बोलने चालने में बोल जाते हो कि इडियम्स एंड फ्रेजेस, इडियम्स एंड फ्रेजेस, पर आपको मीनिंग पता नहीं होता है, तो इसलिए मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी है। ओके, और चलो एक और टॉपिक है, क्लाउड्स। ये पता है क्या किसी को? चलो ब्रीफ में क्लाउड्स के बारे में भी हम जान लेते हैं, डिटेल में आगे करेंगे। क्लाउड्स क्या है? तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन a subject and verb and gives and give complete meaning. जनरली ये 2 टाइप्स के होते हैं, डिपेंडेंट क्लाउज इंडिपेंडेंट क्लाउज। मैंने गैप छोड़ा है क्योंकि मैं एग्जाम्पल देके आपको समझाऊंगी, आप भी गैप छोड़ सकते हो इसके सामने एग्जाम्पल लिखने के लिए। देखो, डिपेंडेंट क्लाउज वैसे क्लाउज को कहते हैं जैसे कि वो डज नॉट मेक्स सेंस ऑन इट्स ओन इन अ सेंटेंस। ओके, जैसे आप एग्जाम्पल से समझना, although he was not feeling well, he went to market. इतना सेंटेंस का ये जो है, इसका कोई
मीनिंग है क्या, ये कंप्लीट है क्या, ये बताओ आप। मीनिंग तो चलो कंप्लीट है क्या, कोई सेंस बन रहा है क्या? इसके बिना इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है। कहीं ना कहीं ये अपनी मीनिंग कंप्लीट करने के लिए इस पर डिपेंडेंट है। ओके, इसीलिए इसे डिपेंडेंट क्लाउज कहते हैं। इंडिपेंडेंट क्लाउज वैसा क्लाउज जिसे अपनी मीनिंग कंप्लीट करने के लिए किसी पे भी डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। सी वेंट टू मार्केट, ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है और इसके पास सब्जेक्ट एंड वर्ब दोनों है। ठीक है, तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लाउज है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम। इतना तो समझ गए। अब आप ये बताओ कि सेंटेंस क्या है। सेंटेंस क्या है, कोई बता सकता है क्या? देखो, सेंटेंस का जो है वो अपना कंप्लीट मीनिंग होता है और एक स्ट्रक्चर जो होते हैं वो अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स जिसको आप कह सकते हो, उसको फॉलो करना होता है। बस यही, और वो स्ट्रक्चर क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली बात तो कंप्लीट मीनिंग होती है सेंटेंस की, एंड अरेंजमेंट जो होनी चाहिए वर्ड्स की, ये सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये अरेंजमेंट आपको ध्यान में रखना है। ओके, जो ये मतलब आप ये इस अरेंजमेंट को आप कह सकते हो ये मीनिंगफुल जो है, मीनिंगफुल फुल यूनिट होनी चाहिए। मीनिंगफुल यूनिट जो भी होगी वो सेंटेंस होगी। तो आप मीनिंगफुल यूनिट, और इस मीनिंगफुल यूनिट को जो रिप्रेजेंट करेगा उसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। किसी भी सेंटेंस में कोई भी रोल जो प्ले कर रहा है वर्ड, वो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही हिस्सा है। तो इतना इसलिए मैंने आपको बताया है कि जब मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट करूं तो उससे पहले की कहानी आपको पता होनी चाहिए और कहीं भी आप कंफ्यूज ना हो। कहीं ये कोई बोल दे कि ये फ्रेज क्या है, यहाँ क्लाउज क्या है, ये कैसे स्टार्ट हुआ है, ये लॉन्ग साउंड है, शॉर्ट साउंड है, सब चीज़ें से जो भी हैं वो आपके माइंड में क्लियर हो, तब जाके ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जब स्टार्ट होगा ना तो आपको इंग्लिश यूँ समझ आएगी। तो कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं ये तो आपको पता ही है। चलो ब्रीफ में जाने उनके बारे में एक बार। नाउन क्या है, चलो अभी मैं आप जो सुनते आ रहे हो ना बचपन से वही बता रही हूँ। नेमिंग वर्ड, प्रोनाउन, रिप्रेजेंट्स अ नाउन, एडजेक्टिव। देखो आप अपने प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान देना, बहुत बच्चे इसको एडजेक्टिव बोलते हैं, ये नहीं होता, एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव। ओके, प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान देना है हमें। एड डिटेल्स टू द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन। चौथा क्या है, वर्ब। आप इनको वर्ब को इस वर्ड से डिनोट कर सकते हो, एक्शन, पोजीशन, हैपनिंग, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। एंड स्टेट, स्टेट वर्ड, एडवर्ब, क्वालिफाइज अ वर्ब, या आप इसको एडवर्ब को ऐसे जान सकते हो, एड डिटेल्स इन एक्शन। आपका कोई भी एक्शन, जैसे कोई भी एक्शन होता है तो आप ये पूछते हो ना किसी से भी, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, कितनी बार हुआ, ये पूछते हो ना। तो ये आपके एक्शन में जो है वो एक्स्ट्रा डिटेल ऐड करता है, और जो एक्स्ट्रा डिटेल ऐड करे वो आपका एडवर्ब है।
और ये जो मैं आपको कहाँ कब कैसे, ये हाउ ऑफन, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, ये सब जो मैं बता रही हूँ ना, ये एडवर्ब आइडेंटिफायर्स हैं। ओके, तो आप इसको भी नोट कर लो, हेल्पफुल होगा आपके आगे आने वाली क्लास में। हाउ, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, हाउ ऑफन। गॉट इट? ये सब जो हैं आपके वो एडवर्ब आइडेंटिफायर्स हैं। आगे बढ़े। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, रिलेटिंग वर्ड, आपके जितने भी रिलेटिंग वर्ड हैं वो प्रीपोजिशन कहलाते हैं। कंजंक्शन, ज्वाइनिंग वर्ड, अब जैसे बोलते हो ना राम एंड श्याम एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, तो फिर वो जो राम और श्याम को कनेक्ट करने वाला जो एंड है वो कंजंक्शन कहलाता है। ओके, कनेक्टिंग वर्ड, ज्वाइनिंग वर्ड्स। लास्ट वन, इंटरजेक्शन, एक्सप्रेस सडन फीलिंग, जैसे ओ, ब्रावो, हुर्रे, ये सब बोलते हो ना आप, ये इंटरजेक्शन के पार्ट। चलो, तो नाउन से स्टार्ट करें। नाउन है क्या? सुनते तो आए हो आप बचपन से कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, पर हर जगह ये डेफिनेशन काम नहीं करती है। कई जगह आप जब देखोगे सेंटेंस में तो आप खुद फिर अगर इस डेफिनेशन के साथ चलोगे तो आप नाउन आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। ओके, तो चलो अभी तो ये आपने जो सुना है वो मैं बता रही हूँ, तो आपके डेफिनेशन के हिसाब से मैं अभी कुछ सेंटेंस देने जा रही हूँ। आपको आइडेंटिफाई करना है कि उसमें से नाउन कौन सा है। फिर मैं अपना कॉन्सेप्ट बताऊंगी जिससे कि आपका एक भी आप ऐसी गलती आप नहीं करोगे जिससे कि नाउन ना पहचान सको। ओके, सेंटेंस देखना आप। राधिका कॉल्ड अ फॉर फ्रेंड। सौरभ bought a car. Leela found her watch. She loves her home. मैंने ये एग्जाम्पल आपको इंटर क्लास में भी दिया था जहाँ की नाउन आइडेंटिफाई करने को बोला था, है ना। तो आज यहाँ ये सेंटेंस कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे हम। She went home. Love causes happiness. आगे Seema sold her house. She sang a song. Nana came late. A year hedge.
12 months. ओके, तो आप इसमें से बता सकते हो कि कौन सा नाउन है कौन सा नाउन नहीं है, आपकी डेफिनेशन के हिसाब से जो अब तक आप देते आए हो। चलो पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको बताती हूँ, फिर आप इसमें से ढूंढ के मुझे बताना कि कौन सा नाउन है कौन सा नहीं है। देखो, अगर आप नाउन को जो नेमिंग वर्ड कहते हो तो यहाँ पे फिर ये बताना, ये लव, हैप्पीनेस, ये कौन सा वर्ड है, कौन सा पर्सन प्लेस और थिंग का नाम है। मुझे तो नहीं पता कि ये किसी पर्सन प्लेस और थिंग का नाम है। इसको कैसे एक्सप्रेस करोगे आप, या तो फिर रट्टा मारोगे कि ये नाउन वो नाउन उसका एग्जाम्पल क्या था, फिर वैसा संभव नहीं है। ओके, तो अभी जो आप जिस डेफिनेशन के साथ चलोगे वो यहाँ पे देखना आप, जितनी भी विजिबल चीज़ें आपको दिख रही हैं, ओके, पर्सन प्लेस और थिंग, पर्सन प्लेस और थिंग सभी नाउन है। सेकेंड वन, जिसको आप सिर्फ महसूस कर सकते हो, फेल्ट ओनली। इसको आप एक ट्रिक से याद कर सकते हो, FAQS। ये आप फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस मत समझना कि ये मैंने लिख डाला है, ये अब्रिविएशन है जिसके लिए F को आप फीलिंग से डिनोट कर सकते हो, A को एक्शन से, Q को क्वालिटी से, S को स्टेट से। ये जितने भी ये जो आप फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी, स्टेट से जितने भी डिनोटिंग वर्ड्स होंगे वो सब नाउन होंगे। ओके, थर्ड वन, यूनिट। किसी भी चीज़ को मापने या मेजर करने या गिनती करने की जो इकाई है वो सब नाउन कहलाते हैं। काउंट और मेजर। एक और सिरदर्द अभी आ गया है जो कि नाउन तो नहीं है पर नाउन के वेश में छुपा हुआ उसी की तरह कार्य करता है। ओके, उसी की तरह कार्य करता है तो आप उसे नाउन इक्विवेलेंट कहते हैं। और ये नाउन इक्विवेलेंट है क्या? तो आपने सुना होगा जीरंड के बारे में, ये एक अलग टॉपिक है, पूरा कराऊंगी जीरंड के बारे में। ओके, तो ये जीरंड तो नाउन की आज की डेट में या कभी भी नाउन की ये जो डेफिनेशन है ना, यही हुआ करती है। वो सिंपल आप प्लेस, पर्सन और थिंग के नाम को नाउन कहते हैं, ये रटने की अब ज़रूरत नहीं है और ना ही इससे आप पेपर क्लियर कर सकते हो। ओके, तो अब जब इस एग्जाम्पल ये डेफिनेशन आपके दिमाग में होगा ना, तो ऊपर जो मैंने आपके लिए सेंटेंसेस लिखे हैं वो आप क्लियरली कर पाओगे। और लेकिन एक चीज़ और, नाउन को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, नाउन आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफायर कौन कौन से हैं? नाउन आइडेंटिफायर्स। तो सब्जेक्ट में सेंटेंस में व्हाट, हु और होम का जो रिप्लाई होता है वो नाउन कहलाता है। आपको ये आइडेंटिफायर्स याद रखने हैं। व्हाट, हु, होम का जो रिप्लाई होता है वो नाउन कहलाता है। चलो सेंटेंस जो मैंने आपके लिए लिखा था उसको सॉल्व करते हैं। ये बताना आप, राधिका कॉल्ड अप हर फ्रेंड। राधिका, ये हु का रिप्लाई है तो ये क्या हुआ, नाउन है। फ्रेंड, राधिका कॉल्ड अप होम फ्रेंड, होम का रिप्लाई है, ये भी क्या है, नाउन है। सौरभ, हु का रिप्लाई है तो ये नाउन है। बॉट अ कार, वॉट का रिप्लाई है, ये कार, वॉट का रिप्लाई है वॉट, तो ये भी नाउन है। ओके, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए जो है
ये व्हाट का रिप्लाई है और ये नाउन है। अब खुद सेंटेंस में ढूंढ के देखो ना, आपको सब पता चलेगा। लीला फाउंड हर वॉच, लीला फाउंड व्हाट, लीला फाउंड व्हाट, व्हाट का रिप्लाई है नाउन है। ये हु का रिप्लाई है नाउन है। सी लव्स हर होम, यहाँ आप समझने वाली बात है। सी लव्स हर होम, ओके। सी लव्स व्हाट, सी लव्स व्हाट, ये व्हाट का रिप्लाई है यहाँ पे, दैट्स वाई ये नाउन है, ओके। और यहाँ देखना, सी वेंट होम, सी वेंट वेयर, ये वेयर का रिप्लाई है। और वेयर का रिप्लाई मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको एडवर्ब में बताया था कि एडवर्ब आइडेंटिफायर होते हैं ये वेयर। तो यहाँ पे क्या होम क्या है, एडवर्ब है। देखो एक ही जो वर्ड है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच का रोल प्ले कर रहा है ना। यही बस समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जिस दिन ये सेंटेंस में आप समझ गए हैं ना, फिर सारी दिक्कतें सॉल्व है, कोई प्रॉब्लम आनी ही नहीं है आपको। यहाँ देखना, लव कॉजेज हैप्पीनेस, इसमें अगर वो डेफिनेशन जो आपकी पुरानी थी कि किसी पर्सन प्लेस और थिंग के नाम को हम नाउन कहते हैं, तो यहाँ ना पर्सन का नाम है, ना प्लेस का नाम है, ना किसी थिंग का नाम है, तो फिर आप कह सकते, यहाँ पे ये इमोशन है, ये फेल्ट ओनली वर्ड्स हैं, ओके। ये फेल्ट ओनली वर्ड्स हैं, तो इसमें आप कहाँ से वो डेफिनेशन लगा के आप आइडेंटिफाई कर पाते इसमें नाउन क्या है, ओके। ये दोनों नाउन है, ये आपकी फीलिंग है, ये आपका स्टेट है, और ये दोनों ही नाउन है। What causes happiness? What causes happiness? Love causes what? Happiness. Love causes what? Happiness. Happiness भी what का है, जवाब है ना, तो वो नाउन है। सीमा sold her house. सीमा sold what? What? Her house. ये नाउन, what का रिप्लाई है, ये नाउन है। ये तो नाउन है ही, who का रिप्लाई है ये। She sang a song. She sang what? What? तो यहाँ भी ये जो है आपका सॉन्ग नाउन है। नैना केम लेट, अब यहाँ पे आप बताना क्या है, लेट क्या है ये आप मुझे बताना। लेट कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच का रोल प्ले कर रहा है आप मुझे बताना। लेट जो यहाँ पे है ये व्हेन का आंसर है, व्हेन का रिप्लाई है। और व्हेन का रिप्लाई देने वाला मैंने आपको बताया था, जो व्हेन का रिप्लाई दे वो एडवर्ब होता है। यहाँ पे एडवर्ब है, ओके। इसमें आप बताना, अ ईयर हैज़ 12 months, जो यहाँ पे ईयर है किस चीज़ का रिप्लाई है, और ये क्या है, कौन सा नाउन है या क्या है। नाउन है तो किस टाइप का नाउन है ये आप मुझे बता सकते हो कोई। देखो ये एक यूनिट है और इसमें 12 months होते हैं, तो ये एक नाउन का रिप्लाई है। गॉट इट? तो अब आप समझ सकते हो ना कि ना ये सेंटेंस में नाउन कौन सा है। अभी तो कोई दिक्कत नहीं आनी है आपको। चलो तो एक मैं और को लिख रही हूँ, आप बताना। लव कैन चेंज एनीबॉडी, इसमें जो है ये क्या है, लव क्या है और एनीबॉडी क्या है, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, एनीवन बता सकता है कोई। देखो ये व्हाट का है, ये whom का है, और दोनों ही नाउन है। ये आइडेंटिफायर्स आपको याद रखने हैं, और ये जो आपको डेफिनेशन मैंने बताया है ये याद रखने हैं, ठीक है। चलो आगे की क्लास हम कंटिन्यू रखेंगे, और ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ओके। थैंक यू ऑल।